अक्सर लोग सोचते हैं कि अगस्त का महीना फसल काटने और बागवानी के कामों को समेटने का समय होता है। आप शायद सोचते होंगे कि अब आप आराम से झूले में बैठकर एक कप चाय का मजा ले सकते हैं, है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि अगस्त का दूसरा पखवाड़ा ही आपके अगले पूरे साल की सफलता की नींव रखने का सही समय होता है। और आज मैं आपको 5 ऐसे जरूरी कामों के बारे में बताऊंगा जो आपकी जमीन को खुशहाली और हरियाली के नखलिस्तान में बदल देंगे, जबकि आपके पड़ोसी बस ऐसा होने का सपना ही देखते रह जाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और आप एक ऐसा बड़ा राज जानेंगे जिसे अक्सर कई बागवानी करने वाले नजरअंदाज कर देते हैं। अगस्त का महीना थोड़ा पेचीदा होता है। दिन भले ही अभी गर्म हो, लेकिन रातें ठंडी होने लगती हैं। पौधे इसे महसूस करते हैं और उसी हिसाब से अपना बर्ताव बदलते हैं। अब वे ऊपर की ओर बढ़ने की बजाय अपनी सारी ऊर्जा फलों को पकाने और सर्दी के लिए पोषक तत्व जमा करने में लगाते हैं। इन सरल प्राकृतिक चक्रों को समझना ही गर्मी के अंत में आपके बगीचे और बागवानी की सही देखभाल की कुंजी है। हमारा काम उन्हें रोकना नहीं, बल्कि उनकी मदद करना है। तो गर्मी के मौसम के इस अंतिम पड़ाव पर बागवानी की दौड़ की शुरुआत कहां से करें? बेशक फसल की कटाई और आखिरी खाद देने से। यह सिर्फ जो कुछ उगा है उसे बटोरना नहीं है। यह एक पूरी रणनीति है जो फसल को बचाने में मदद करेगी और पौधों को अपनी आखिरी शक्ति पत्तियों में नहीं, बल्कि फलों में लगाने के लिए प्रेरित करेगी। चलिए जमीन में जो कुछ है उससे शुरू करते हैं। आलू, गाजर, चुकंदर। कई लोग पत्तों के पूरी तरह से पीले होकर गिर जाने का इंतजार करते हैं, लेकिन अगर अगस्त में ज्यादा बारिश हो रही है तो यह एक बड़ी गलती होगी। नम मिट्टी में जड़ वाली सब्जियां सड़ने या बीमारी पकड़ने लग सकती हैं। इसलिए अगर आपको लगे कि मौसम खराब हो रहा है और जड़ वाली सब्जियां अपने सामान्य आकार तक पहुंच चुकी हैं, तो बेझिझक उन्हें खोद ले। इन्हें फावड़े की बजाय कांटेदार औजार जैसे खुरपी या खुरपा से खोदना सबसे अच्छा है। इससे फसल को नुकसान पहुंचने का जोखिम कम होता है। खोद लिया? बहुत बढ़िया। अब इन्हें तुरंत बिल्कुल ना धोए। फसल को कुछ घंटों के लिए छांव में किसी शेड के नीचे फैला दें। मिट्टी सूख जाएगी और आसानी से खुद ही अलग हो जाएगी और छिलका मजबूत हो जाएगा। इसे उपचार अवधि, हीलिंग पीरियड कहा जाता है। इसके बाद इन्हें सावधानी से छांट लें। जो कुछ भी खरोंच या खराब होने के निशान वाला है उसे पहले इस्तेमाल करें और साबुत व स्वस्थ चीजों को भंडारण के लिए तहखाने में भेज दें। अब जो कुछ टहनियों पर है उस पर आते हैं। टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन। यहां नियम सीधा है। फसल को नियमित रूप से इकट्ठा करें। फलों को ज्यादा पकने न दें। हर पका हुआ टमाटर पौधे के लिए एक संकेत है। काम पूरा हो गया, अब आराम कर सकते हैं। और हमें यह नहीं चाहिए। हर 2-3 दिन में पके हुए फलों को तोड़ने से हम पौधे से कहते हैं, चलो दोस्त, और फल पैदा करो। अगर रातें ठंडी होने लगे 8-10 डिग्री से नीचे, तो बेझिझक हल्के भूरे और यहां तक कि बड़े हरे टमाटर भी तोड़ लें। घर पर गर्मी में वे अच्छी तरह पक जाएंगे, लेकिन पौधे पर उन्हें फाइटोफथोरा फंगस नष्ट कर सकता है। और इस तरह हम धीरे धीरे खाद देने के विषय पर आ गए हैं। शायद आपको लगे कि जब हम सब कुछ इकट्ठा कर ही रहे हैं तो खाद क्यों दें? तो इसलिए ताकि फल अधिकतम पोषण प्राप्त कर सकें और ज्यादा मीठे व स्वादिष्ट बने। लेकिन यहां एक पक्का नियम है, याद रखें। अगस्त के दूसरे पखवाड़े में कोई नाइट्रोजन नहीं। नाइट्रोजन पत्तियों और टहनियों के विकास को बढ़ावा देता है, जिसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। सारी ऊर्जा फलों में जानी चाहिए। इसलिए हमारे मुख्य मित्र अब पोटेशियम और फास्फोरस है। सबसे सरल और प्रभावी नुस्खा है मोनोपोटेशियम फॉस्फेट, मोनोपोटेशियम फॉस्फेट। एक बड़ा चम्मच 10 लीटर पानी में नम मिट्टी में जड़ों के पास डालें। एक और बढ़िया विकल्प, खासकर टमाटरों के लिए, राख के घोल से पत्तियों पर खाद देना है। 1 कप राख को 1 लीटर उबलते पानी में डालें। इसे 1 दिन के लिए भीगने दें, छान लें। फिर इसे 10 लीटर तक पानी मिलाकर पतला करें और छिड़काव करें। यह पोषण भी है और फंगल रोगों की रोकथाम भी। यह देखभाल आपको सीजन के आखिरी गर्म दिन तक
अधिकतम उपज निकालने में मदद करेगी। अब बात करते हैं जमीन की। शुरुआती आलू, प्याज या लहसुन की फसल लेने के बाद खाली पड़ी क्यारियां थोड़ी उदास, थोड़ी सूनी सूनी सी लगती है ना? और ऐसे में कई माली या किसानों को यह लालच होता है कि बस इन्हें अगली बसंत तक ऐसे ही छोड़ दें। सोचते हैं, चलो जमीन को थोड़ा आराम मिल जाए। लेकिन प्रकृति, जैसा कि हम जानते हैं, खाली जगह को बर्दाश्त नहीं करती। अगर आप कुछ उपयोगी नहीं बोएंगे, तो खरपतवार खुशी खुशी इस जगह को घेर लेंगे और बसंत में आपको घास फूस और डेंडेलियन से निपटने से एक थका देने वाली लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन एक कहीं ज्यादा समझदारी भरा और असरदार तरीका है सस्य खाद, ग्रीन मैन्योर, बोना। इन्हें हरी खाद भी कहते हैं। ये ऐसे पौधे हैं जिन्हें हम फसल के लिए नहीं, बल्कि मिट्टी के फायदे के लिए उगाते हैं। ये आपके बगीचे के लिए एक असली स्पा ट्रीटमेंट है और इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, ये तेजी से बढ़ते हैं और जमीन पर एक घना हरा कालीन बिछा देते हैं, जिससे खरपतवारों को उगने का मौका ही नहीं मिलता। दूसरा, इनकी मजबूत जड़ें सबसे सख्त और जमी हुई मिट्टी को भी बखूबी ढीला कर देती हैं। जड़ें गहराई तक जाकर मिट्टी को हवादार और नमी सोखने वाली बनाती है। इनके बाद बसंत में क्यारियां खोदना एक आनंददायक काम बन जाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, सस्य खाद मिट्टी को जैविक पदार्थों और पोषक तत्वों से भरपूर करती है। जब हरी पत्तियां पर्याप्त बड़ी हो जाएं, तो उन्हें बस काट कर मिट्टी की ऊपरी परत में मिला दिया जाता है। वहां वे सड़कर सबसे कीमती खाद, ह्यूमस में बदल जाती है, जो केंचुओं और फायदेमंद सूक्ष्म जीवों का भोजन है। सीधे शब्दों में कहें तो आप टन भर गोबर और खाद के बिना ही एक उपजाऊ परत बना रहे हैं। अगस्त के अंत में बोने के लिए कौन सी सस्य खाद चुनें? एक बेहतरीन विकल्प है सफेद सरसों। यह शाब्दिक रूप से तीसरे चौथे दिन ही अंकुरित हो जाती है, तेजी से बढ़ती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने स्राव से मिट्टी को कीटाणु रहित करती है, जिससे फाइटोफथोरा, आलू का पछेती झुलसा और स्कैब, दाग जैसे रोगों का विकास रुकता है। एक और बेहतरीन पौधा है फेसेलिया। ये एक अद्भुत मधु पौधा है जो आखिरी बची हुई मधुमक्खियों को खेत में आकर्षित करेगा और यह किसी भी फसल के लिए एक बहुमुखी पूर्ववर्ती है। जई, ओट्स या राई, गेहूं की एक किस्म भी अच्छे विकल्प है। ये अनाज मिट्टी को बेहतरीन तरीके से संरचित करते हैं और उसे पोटेशियम से समृद्ध करते हैं। बोने की प्रक्रिया बेहद आसान है। क्यारी को रेक, पंजा से ढीला करे, बीज बिखेरे और थोड़ी मिट्टी से हल्का सा ढक दें। बस पाला पड़ने तक आपकी क्यारियां भविष्य की उर्वरता के लिए काम करती रहेंगी। अपने बेरी पैच का क्या हाल है? रास्पबेरी, करंट और गूजबेरी ने हमें पहले ही भरपूर फसल दे दी है। उनकी शाखाएं जमीन की ओर झुक रही हैं और पत्तियां कहीं कहीं पीली पड़ने लगी हैं। ऐसा लगता है जैसे इस साल उनका काम पूरा हो गया है। लेकिन सच कहूं तो उन्हें अभी हमारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। जरा कल्पना कीजिए, आपका पौधा एक ऐसे धावक की तरह है जिसने अभी अभी मैराथन दौड़ पूरी की है। वह थक चुका है, उसने अपनी सारी ऊर्जा लगा दी है। हमारा काम है उसे ठीक होने में मदद करना और अगली दौड़ यानी अगले मौसम के लिए तैयार करना। चलिए सबसे पहले रिमोंटेड रास्पबेरी की बात करते हैं। यह अभी अपनी दूसरी यानी शरद ऋतु की फल देने वाली अवधि के चरम पर है। ताकि इसके फल बड़े और मीठे हों, इसे इस समय भरपूर पोटेशियम की जरूरत है। इसे राख से खाद दे। 1 कप राख पौधे के नीचे बिखेर कर मिट्टी को ढीला कर दे या राख का घोल बनाकर डाले। और अगर अगस्त का महीना सूखा रहता है तो पानी का खास ध्यान रखें। अब बात करते हैं सामान्य गर्मी में फलने वाली रास्पबेरी की। यहीं पर हमारा सबसे जरूरी काम इंतजार कर रहा है, छंटाई। बिना किसी पछतावे के उन सभी शाखाओं को जमीन से बिल्कुल सटाकर काट दें जिन्होंने पहले ही फल दे दिया है। आप इन्हें आसानी से पहचान लेंगे। ये गहरे रंग की, 2 साल पुरानी और अक्सर सूखी हुई होती है। ये अब और फल नहीं देंगी, बल्कि केवल झाड़ी को घना करेंगी, पोषण छीनेंगी और बीमारियों व कीटों का घर बनेंगी। काट लिया तो तुरंत उन्हें जला दें या बगीचे से बाहर निकाल दें। हम केवल इस साल के नए हरे अंकुरों को ही छोड़ेंगे।
इनमें से सबसे मजबूत और स्वस्थ अंकुरों को चुनें। प्रति पंक्ति 1 मीटर में लगभग 8-10। सभी कमजोर और पतली शाखाओं को भी हटा दें। यह एक ही बार में सफाई और आकार देने वाली छंटाई है। करंट और गूजबेरी पर भी यही बात लागू होती है। झाड़ियों का ध्यान से मुआयना करें। सभी पुरानी गहरे रंग की लाइकेन से ढकी हुई 4-5 साल से ज्यादा उम्र की शाखाएं जो छोटे फल देती हैं, उन्हें जड़ से काट दें। साथ ही सभी बीमार, टूटी हुई और जमीन पर पड़ी या झाड़ी के अंदर की ओर बढ़ रही शाखाओं को भी काट दें, जो उसे घना कर रही हो। हमारा लक्ष्य एक अच्छी तरह से रोशनी पाने वाली हवादार झाड़ी बनाना है, जिसमें अलग अलग उम्र की शाखाएं हों। इस तरह की छंटाई के बाद पेरी पैच को बीमारियों और कीटों से बचाने के लिए जरूर उपचार करें। जो पहले ही सर्दियों की तैयारी कर रहे हैं, 1% बोडो मिश्रण या कोई भी अन्य फफूंद नाशक उपयुक्त रहेगा। क्या आपको वह मिथक याद है कि छंटाई वसंत में बेहतर होती है? यह एक बड़ी गलती है। शरद ऋतु में की गई छंटाई कहीं ज्यादा प्रभावी होती है। आप संक्रमण के स्रोतों को हटाते हैं और पौधे को अगले साल की फसल के लिए फूलों की कलियों को विकसित करने में अपनी सारी शक्ति लगाने का अवसर देते हैं। हम आने वाली बसंत की खूबसूरती को भी न भूलें। आखिरकार बगीचा सिर्फ सब्जियों की क्यारियां नहीं है, बल्कि रंगीन फूलों के बिस्तर भी हैं, जो आंखों को सुकून देते हैं। और अगस्त का अंत बिना किसी अतिशयोक्ति के एक फूल उगाने वाले के लिए स्वर्णिम समय है। इसी समय हम अगले साल के शानदार फूल खिलने की नींव रखते हैं। अभी फूल के बगीचे में मुख्य काम बहुवर्षीय पौधों का विभाजन और प्रत्यारोपण है, जैसे कि पेनी, आइरिस, होस्टा, एस्टिल्बे, फ्लॉक्स और लिली जैसे फूल समय के साथ बहुत बढ़ जाते हैं। उनके गुच्छे बहुत घने हो जाते हैं, केंद्र खाली हो जाता है और फूल छोटे होकर कम मात्रा में खिलते हैं। हर 3-5 साल में विभाजन करना उनके लिए एक असली कायाकल्प की प्रक्रिया है। इसे सही तरीके से कैसे करें? सावधानी से जड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना पूरे पौधे के गुच्छे को खोद लें। फिर अतिरिक्त मिट्टी झाड़ दें और प्रकंद राइजोम का ध्यान से निरीक्षण करें। एक तेज चाकू या फावड़े से इसे कई हिस्सों में बांट लें, जिन्हें विभाजित टुकड़े कहते हैं। ऐसे हर विभाजित टुकड़े में विकास के लिए कई स्वस्थ कलियां और जड़ों का एक अच्छा गुच्छा होना चाहिए। सभी सड़े हुए या पुराने प्रकंद के हिस्सों को निडरता से काट दें। कटे हुए हिस्सों पर कीटाणु शोधन के लिए कुचला हुआ कोयला या राख लगाना न भूलें और तुरंत ही इन विभाजित टुकड़ों को एक नई, पहले से तैयार जगह पर लगा दें। अगस्त ही क्यों? क्योंकि गर्मी कम हो चुकी होती है, मिट्टी अभी भी गर्म होती है और अक्सर बारिश होती है। पौधों को ठंड आने से पहले अच्छी तरह से जड़ पकड़ने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और वसंत में वे नई ऊर्जा के साथ बढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन ये सब नहीं है। अगस्त का अंत कंद वाले पौधों को लगाने के मौसम की आधिकारिक शुरुआत है। जी हाँ, वे ही ट्यूलिप, डैफोडिल्स, जलकुंभी, क्रोकस और मस्करी, जो सबसे पहले बसंत के आने की खबर देंगे, उन्हें ठीक अभी लगाना चाहिए। इसे अक्टूबर तक के लिए न टालें। जल्दी लगाने से कंदों को गर्म मिट्टी में अच्छी तरह से जड़ पकड़ने में मदद मिलती है। लगाने की गहराई आमतौर पर कंद की ऊंचाई का 3 गुना होती है। लगाने से पहले कंदों को आधे घंटे के लिए मैक्सिमा जैसे किसी कवकनाशी के घोल में भिगोना बहुत फायदेमंद होता है, ताकि उन्हें सड़न से बचाया जा सके। उनके लिए धूप वाली जगह चुनें, जहां पानी जमा न होता हो। मेरा विश्वास करें, वसंत में जब बर्फ के नीचे से पहले चमकीले फूल निकलेंगे, तो आप इस अगस्त की मेहनत के लिए खुद को बहुत धन्यवाद देंगे। तो हमारी योजना का 5वां, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम अपने बगीचे के सबसे संवेदनशील हिस्सों को सर्दियों के लिए तैयार करना शुरू करें। हाँ, ये थोड़ा समय से पहले लग सकता है, क्योंकि अभी सितंबर का पूरा महीना बाकी है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, समय रहते तैयारी कर लेना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि किसी भी आपातकालीन इलाज से बेहतर हमेशा बचाव ही होता है। और इस तैयारी की शुरुआत हमें किसी भी माली के सबसे महत्वपूर्ण स्थान ग्रीन हाउस से करनी चाहिए। अगस्त के अंत तक ग्रीन हाउस में फसल आमतौर पर कट चुकी होती है
या कटने वाली होती है। एक खाली ग्रीन हाउस विभिन्न प्रकार के रोगजनकों जैसे फंगस के बीजाणु, बैक्टीरिया और कीटों के लार्वा के जमा होने और पनपने के लिए एक आदर्श वातावरण बन जाता है। गर्मियों के दौरान इनकी एक बड़ी संख्या वहां इकट्ठी हो जाती है। अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वसंत में आपके नए पौधे एक तरह के संक्रमण केंद्र में पहुंच जाएंगे और पहले ही दिन से बीमार पड़ना शुरू कर देंगे। इसलिए पूरी तरह से सफाई और कीटाणु शोधन एक अनिवार्य प्रक्रिया है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले सभी पौधों के अवशेष जैसे पत्तियां, जड़ें, खरपतवार और पौधों को सहारा देने वाली चीजें हटा दें। ये सब संक्रमण के संभावित स्रोत हैं, इसलिए इन्हें बिना किसी पछतावे के जला दें। फिर ग्रीनहाउस की पूरी संरचना को अंदर से अच्छी तरह धो लें। फ्रेम, शीशे या पॉलीकार्बोनेट सबको साबुन के घोल से धोना चाहिए ताकि धूल और गंदगी साफ हो जाए। जोड़ों और दरारों पर विशेष ध्यान दें क्योंकि कीट वहीं छिपना पसंद करते हैं। धोने के बाद कीटाणु शोधन की प्रक्रिया करें। इसके लिए आप कॉपर सल्फेट या आयरन सल्फेट का घोल, बोर्डो मिश्रण या कोई खास कीटनाशक दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे प्रभावी और कठोर तरीका सल्फर धूमन, सल्फर बम का उपयोग करना है। यह लगभग सभी रोगजनकों और कीटों को नष्ट कर देगा। लेकिन सावधान रहे, इसका धुआं बहुत जहरीला होता है, इसलिए सभी सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। और यदि ग्रीनहाउस का ढांचा धातु का और पेंट रहित है तो यह धूमन जंग का कारण बन सकता है। उपचार के बाद ग्रीनहाउस को 2 दिनों के लिए कसकर बंद कर दें और फिर अच्छी तरह से हवा दें। ग्रीनहाउस की तैयारी के साथ ही हमें उन बारहमासी पौधों के बारे में भी सोचना शुरू कर देना चाहिए जिन्हें सर्दियों में खास देखभाल और कवर की जरूरत होती है। इनमें सबसे पहले जाहिर है गुलाब के पौधे आते हैं। एक आम गलत धारणा है कि इन्हें पहली तेज ठंड पड़ने के बाद ही ढकना चाहिए, लेकिन इनकी तैयारी तो काफी पहले से ही करनी पड़ती है। अभी से सभी नाइट्रोजन युक्त खाद देना बंद कर दे ताकि नए अपरिपक्व अंकुरों का बेवजह विकास न हो। इसके बजाय पोटेशियम और फास्फोरस युक्त खाद दें। ये शाखाओं को बेहतर ढंग से परिपक्व होने और ठंड के लिए तैयार होने में मदद करेगा। साथ ही धीरे धीरे नीचे की पत्तियों को हटाना शुरू करें, खासकर यदि उनमें बीमारी के कोई लक्षण दिखे, ताकि पौधे के आधार पर हवा का संचार बेहतर हो सके। अभी आवरण बनाना भले ही जल्दबाजी हो, लेकिन सामग्री तैयार करना, उसकी संरचना पर विचार करना और सभी प्रारंभिक कृषि तकनीकी उपाय करना, यही सही समय है। यह दूरदर्शिता आपका बहुत सारा समय और परेशानी बचाएगी जब ठंड अचानक आ जाएगी। और अब आता है वह सबसे अहम पड़ाव जो एक अनुभवी माली को नौसिखिए से अलग करता है। फसल कटाई, मिट्टी की देखभाल, पौधों की छंटाई, नए पौधों का रोपण, ये सभी काम सिर्फ मौसम का अंत नहीं है बल्कि उसकी शुरुआत है। यही है वह सबसे बड़ा राज, अगस्त का दूसरा पखवाड़ा। आपके बागवानी वर्ष का अंत नहीं बल्कि अगले की असली शुरुआत है। आप अभी जो कुछ भी करेंगे, हरी खाद बोएंगे, झाड़ियों की सही ढंग से छंटाई करेंगे, 12 मासी पौधों को विभाजित करेंगे, उसका सीधा असर 9-10 महीनों में मिलने वाली आपकी फसल की मात्रा और गुणवत्ता पर पड़ेगा। इन कामों को नजरअंदाज करके आप सचमुच अपने भविष्य के सेब, जामुन और फूल खुद से चुरा रहे हैं। आपको लगता है कि आप आराम कर रहे हैं, पर असल में आप वसंत के लिए अपने लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। यही है अगस्त का वह विरोधाभास जिसके बारे में कई लोग जानते तक नहीं। तो आइए संक्षेप में बात करते हैं। अगस्त का दूसरा पखवाड़ा फसल की कटाई और उसे संभालने, हरी खाद के जरिए मिट्टी को स्वस्थ बनाने, पेरी की झाड़ियों की सही छंटाई करने, आने वाली वसंत के लिए फूलों की भव्यता तैयार करने और अपने बगीचे को सर्दियों के लिए तैयार करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण समय है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा है ये सुझाव आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। अगर ऐसा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप नए वीडियो न चूकें। और अब आपके लिए एक सवाल, आपके बगीचे में अभी कौन सा काम पूरे जोर पर है? आप क्या काट रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? अपने अनुभव टिप्पणियों में साझा करें। आइए चर्चा करें।